नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। वर्कशीट नंबर है 5959 और तारीख है 23/11/2020। तो आज जो हमें पाठ पढ़ना है वो है लहासा की ओर। इसमें पाठ का नाम शायद दिया नहीं है। तो ये पुनरावृत्ति है, पाठ ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो हमें रिपीट करना है और इस पैराग्राफ को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का ले लेते हैं, जिन्होंने जीवन भर यात्राएं की। नेपाल की चीन की पूरे भारत की, इसलिए उन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस पाठ के लेखक यानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का प्राप्त कर लेते हैं कि हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य में जितनी भी यात्राओं का वर्णन किया गया है, तो शुरुआत समझिए राहुल सांकृत्यायन जी से हुई। तो इनके जैसा विद्वान घुमक्कड़ महापंडित की उपाधि से इनको याद किया जाता है। यानी इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है, महापंडित भी कहा जाता है, क्योंकि इनको कई भाषाएं भी आती थी। तो इनके जैसा साहित्यकार यानी राइटर यानी यात्रा करने वाला व्यक्ति हिंदी में मिलना बहुत मुश्किल है। तो राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को अपने ननिहाल यानी अपनी नानी के घर पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोवर्धन पांडे कनैला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अतः इनका पैतृक जो गांव था वो कनैला था। तो आपके बाल्यकाल यानी बचपन का नाम इनका केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन जी तो अपना नाम दिया था कि वास्तविक मूल नाम था केदारनाथ पांडे। कुछ वर्षों तक रामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। तो आप देखें कि ये दूर दूर की इन्होंने यात्राएं की, जंगलों में जाते थे। दिल्ली, शिमला, नागपुर, हैदराबाद, अमरावती, नासिक आदि कितनी शहर कितनी पहाड़ इन्होंने देख लिए। वही इनकी कहानियों में, यात्राओं में, संस्मरण में देखने को हमें मिलता है। तो ये जो आज का पाठ है हमारा लहासा की ओर, कि नेपाल से तिब्बत के लिए जो रास्ता जाता है वहीं का इन्होंने इस पैराग्राफ में वर्णन किया है। तो आइए शुरू करें हम लहासा की ओर पाठ, जिसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था। कलिंगपोंग एक जगह है जो सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच में पड़ती है। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त होता है त्यागा हुआ एक तरह से। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर यानी अंदर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो इस पाठ में जो बताया गया है कि क्योंकि उस ज़माने में ये बहुत पुरानी बात हो गई, 80 साल पुरानी मान लीजिए, 70 साल पुरानी मान लीजिए बात, जब इन्होंने यात्रा की उस समय तो ना सुविधाएं थी ना कुछ थी। गधे या घोड़ों को लेकर पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ती थी। और उस समय तो ना कारें थी ना ट्रेन थी, तो सुविधाएं उतनी अच्छी
नहीं थी। तो कितना रास्ते बहुत कठिन हुआ करते थे, बड़े मुश्किल से यात्राएं की जाती थी, तो इन्होंने बहुत कष्ट भी उठाए। तो नेपाल के रास्ते तिब्बत जो गए, जो लहासा की ओर जगह है, उसके बीच में जो जो उन्होंने यात्राएं की, परेशानियां उठाई, वो सब देखा। तो यहाँ ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की कई तमाम चीज़ें, नेपाल ही नहीं यानी भारत की भी चीज़ें, कलिंगपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था, इसी रास्ते से जाया करती थी, ये मुख्य रास्ता था। और यहाँ व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि जगह जगह फौजियाँ, चौकियाँ और किले बने हुए थे, जहाँ कभी चीनी पलटन रहती थी। और बहुत सारे फौजी मकान जो थे वो गिर चुके थे। तो दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, तो वहाँ कुछ मकान दिखाई पड़ते थे कि भाई यहाँ कोई कॉलोनी है। और वहाँ एक चीनी किला भी था जहाँ कोई नहीं रहता था अब। तो वहाँ वो चाय पीने के लिए ठहरे, और लेखक बताता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें तो उठाई हमने, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी वहाँ थी, क्योंकि वहाँ छुआछूत नहीं थी, जात पात का भेदभाव नहीं था, और वहाँ औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। तो जैसा कि भारत में हम देखते हैं कि यहाँ छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीचे, लेकिन वहाँ उस ज़माने में भी वो चीज़ें नहीं थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और जो भीख मांगने वाले लोग थे, यानी बहुत ही नीचे लेवल के लोग थे, स्तर के लोग थे, नीचे स्तर के, तो उनको चोरी के डर से घर के अंदर आने भी नहीं देते थे, वरना वो आपके बिल्कुल ही घर में घुस जाते थे। तो इस तरह लेखक राहुल शंकरत्यायन जी कुछ बातों का जिक्र यहाँ करते हैं अपनी यात्रा के दौरान। तो आइए शुरू करें हम पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। तो आइए इसका उत्तर देखें। पहले प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। उत्तर हमारा है कि लेखक लहासा तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। तो लेखक लहासा तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। तो उत्तर हमारा है कि रास्ते में जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिससे पता चलता है कि यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थीं। तो उत्तर है कि तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत या पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ यात्रियों का आवभगत भी बहुत अच्छे से किया जाता था। तो वहाँ जो मेहमान नवाजी है, यानी कि आप मेहमान के रूप में पहुँचे तो आपका स्वागत बहुत अच्छे से करते थे। छुआछूत नहीं थी, जात पात नहीं थी, और औरतें वहाँ पर्दा नहीं करती थी। तो ये अच्छी चीज़ें वहाँ थी उस ज़माने में। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो उत्तर है कि चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे उन भिखमंगों को, कि वरना वो घर के अंदर ही घुस जाते थे। आइए बढ़ें पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। एक मैं छोटी सी घटना आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सबका अपना अनुभव अलग है, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, सबकी अपनी अपनी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली होंगी, क्या क्या तकलीफ़ें रही होंगी। ये बात पिछले साल की है जब हम पचमणी घूमने गए। पचमणी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद ज़िले में पचमणी पड़ता है, जिसको हम सतपुड़ा के जंगल के नाम से भी जानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया में ये जंगल। तो यहाँ की यात्रा के लिए जब हम निकले तो सुबह सुबह, क्योंकि सीज़न का समय था, सीज़न चल रहा था उस समय वहाँ घूमने का, तो हम जब स्टेशन पर उतरे तो हमने कार करने की सोची। तो कार करने के लिए देखा कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो रेट अनाप शनाप बक रहे हैं। जो कि एक नॉर्मल रेट बस का 20 रुपये है, तो कार वाले 300 रुपये पर सवारी मांग रहे थे। तो ये एक मुश्किल की चीज़ है। और वहाँ जब आप किसी होटल पर खाना खाने के लिए जाएं तो ये तय कर लें कि खाना कितने का है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई बार होटल बहुत अच्छा होता है देखने में, लेकिन खाना एक पैसे का नहीं होता। तो अगर आप खाना खाएं वहाँ
तो ढाबे पर खाएं, वो आपको ताज़ा और अच्छा खाना मिलेगा। तो खाने के मामले में एक दिक्कत वहाँ देखी गई। दूसरा, टैक्सी किराया जो है वहाँ ऊट-पटांग मांगते हैं। तीसरा, वहाँ जो गाइड आपको घुमाने ले जाता है वो भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सावधानी बरतें। तो इस तरह की कुछ कठिनाइयों को उस यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया। तो आपने भी कोई यात्रा की होगी प्यारे बच्चों, तो आप अपने अनुभव के आधार पर उस यात्रा को लिखिएगा कि आपने क्या क्या परेशानियों का अनुभव किया, क्या क्या कठिनाइयाँ देखी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाकर बाहर निकलिएगा और भीड़ भाड़ में जाने से बचिएगा। तो आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।